मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले 8 वर्षों में देश में सरकारी दायरों में, सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां पैदा हुई? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, देश में रोजगार के सर्वे के लिए 3 माध्यम उपलब्ध हैं। सबसे पहले देश के सामान्य क्षेत्र में रोजगार के लिए पीरियडिक लेबर सर्वे है। पीरियडिक लेबर सर्वे जो है हर तिमाही माह में होता है। उसके जो डाटा है मैंने उत्तर में प्रस्तुत किए हैं। जो डाटा ये बताता है कि 2018-19, 19-20 और 20-21 में जो बेरोजगारी प्रतिशत 5.8, उसके बाद 4.2, 4.8 और 4.2 हुई है, जो ये दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी दर में कमी आ रही है। आम आदमी पार्टी सांसद अशोक कुमार मित्तल का सवाल सीधा था, 8 साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि बेरोजगारी दर कितनी है और मौजूदा साल का डेटा भी नहीं दिया, क्योंकि 2022 का डेटा परेशान करने वाला है। CMIE के मुताबिक 2022 में जुलाई और सितंबर के अलावा हर महीने में बेरोजगारी दर 7 या 8% से ऊपर रही। अभी अभी संसद का जो शीत सत्र समाप्त हुआ है, उसमें एक सिलसिला नजर आया। विपक्ष ने किसी मसले पर जानकारी मांगी तो ऐसे गोलमोल जवाब दिए गए कि सिर चकरा जाए। मनरेगा पर सवाल देखिए और उसका जवाब देखिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के तहत देश भर में से कुल कितने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? देश भर में से कितने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसमें गुजरात का राज्यवार, गुजरात में जिलावार ब्यौरा दीजिए। ऑनरेबल मिनिस्टर। राष्ट्रीय स्तर पर माननीय सदस्य ने जो पूछा है, यदि मैं पिछला और अभी बोलूं तो मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद से और 2014 के पहले 2006 से 2014 तक 1660 करोड़ श्रमिकों का सृजन किया गया था। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ लेने के बाद 2014 से अभी तक, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोगों ने बहुत बढ़ोतरी की है, और जिसमें देश के अंदर निधि जारी करने का 2006 से 14 तक 2,13,220 करोड़ थी, जबकि 2014 से अब तक 5,79,583 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर लिखा है कि वित्त वर्ष 22-23 के लिए इस योजना को महज 73,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले साल भी 73,000 करोड़ का बजट था। हालांकि बाद में जब ग्रामीण इलाकों में काम की ज्यादा मांग हुई तो इसे बढ़ाकर 98,000 करोड़ कर दिया गया। इस तरह से मौजूदा साल में एक बार फिर बजट घटा दिया गया है, जबकि कोविड के कारण गांव में काम की मांग बनी हुई है। खैर, ये तो हुई कागजी बात। अब सुनिए असल बात। असल बात यह है कि कई एक्सपर्ट कहते हैं कि इस योजना में जो 100 दिन की रोजगार गारंटी की बात है, उसे सुनिश्चित करने के लिए 2.64 लाख करोड़ की जरूरत है। कोई ताज्जुब नहीं कि 100 दिन की गारंटी के बावजूद भी राज्य 100 दिन रोजगार नहीं दे पा रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 21-22 में देश में इस योजना के तहत औसतन 50 दिन ही रोजगार दिया जा सका। द फेडरल से बात करते हुए नरेगा संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता देवमाल्य नंदी कहते हैं कि चूंकि फंड की कमी है, लिहाजा प्रशासन जानबूझकर मांग को दबाता है। वो कहते हैं कि मौजूदा 73,000 करोड़ के आवंटन से सिर्फ 30 दिन रोजगार की गारंटी दी जा सकती है। इसमें से भी काफी पैसा पिछले साल के बकाया भुगतान में चला जाता है। इन तमाम तकनीकी बातों में न उलझिए। एक सीधा सा सवाल है, अगर गांव में रोजगार होता तो लोग शहरों की ओर पलायन को मजबूर क्यों होते? हमने देखा कि कोविड लॉकडाउन के कारण लाख मुसीबतें उठाकर मजदूर पैदल ही अपने गांव जाने को मजबूर हुए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला वो फिर उसी दुरूह शहर की ओर चल पड़े। वजह क्या थी? वजह ये थी कि गांव में 2 वक्त की रोटी के लायक रोजगार न था। अब देखिए कॉरपोरेट कर्ज पर सवाल और उसका जवाब। औरंगाबाद से AIMIM सांसद इम्तियाज अली ने लोकसभा में पूछा कि सरकार बता रही है कि उसने 4 साल में 8.48 लाख करोड़ रुपए का कॉरपोरेट कर्ज माफ किया, लेकिन ये बात नहीं बता रही है कि किन कंपनियों का माफ किया। बकौल इम्तियाज,
सरकार ने लिखित जवाब दिया है कि आरबीआई को ये बताने की इजाज़त नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र का एक बड़ा हिस्सा इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि विपक्ष अरुणाचल में चीन की कथित घुसपैठ पर चर्चा चाहता था, जानकारियां चाहता था और सरकार बताने को राजी नहीं थी। आखिरी दिन तक सदन में इस पर हंगामा चलता रहा, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। दलील थी कि देश की सुरक्षा का मसला है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन जितना बता सकते हैं उतना तो बता ही सकते हैं। ऐसा क्यों कि कोई चर्चा ही ना हो? तमाम सवालों के जवाब में रक्षा मंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि चीनी सैनिकों ने सीमा लांघने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने बहादुरी से रोक दिया। उन्होंने कहा कि सेनाएं हमारी अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेना की प्रतिबद्धता पर किसी को शक नहीं है, लेकिन देश जानना चाहता है कि देश की सीमाओं पर असल स्थिति क्या है। इकोनॉमी पर तो और भी झोल है। बजट अनुपूरक मांग पर चर्चा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि 1991 से 2014 के बीच हर 10-12 साल में देश की रियल जीडीपी दोगुनी हो गई। क्या सरकार बता सकती है कि मोदी सरकार के 10 साल में यानी 2024 में देश की रियल जीडीपी दोगुनी हो जाएगी या नहीं? सरकार ने इसका कोई साफ जवाब नहीं दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि आपको मोदी सरकार के आखिरी 5 साल में कोविड को भी ध्यान में रखना होगा, लेकिन इस सब के बावजूद हम जीडीपी को दोगुना करने के करीब होंगे। लेकिन उनके जवाब में वो भरोसा नहीं दिखा। चिदम्बरम ने यह भी सवाल उठाया कि ग्रोथ के 4 इंजन यानी सरकारी खर्च, निजी खपत, निजी निवेश और निर्यात में से सरकारी खर्च को छोड़कर बाकी 3 इंजन धीमे हैं, तो क्यों? सरकार की तरफ से इसका कोई क्लियर जवाब नहीं आया। चिदम्बरम ने यह भी पूछा कि पूरी दुनिया मंदी को ताक रही है, ऐसे में सरकार की क्या तैयारी है? एक बार फिर से साफ जवाब नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सरकार अतिरिक्त पैसा मांगने के लिए सदन में आई है, तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि बजट में मंजूर 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करके सरकार ने क्या पाया, क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति तो अच्छी नहीं है। चिदम्बरम और चड्ढा के सवालों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि तमाम इंटरनेशनल एजेंसियां बता रही हैं कि मंदी के दौर में भारत ही एकमात्र चमकता तारा है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए उम्मीद की किरण है। दिक्कत यह है कि आंकड़ों की बाजीगरी से जिंदगी का जुआ नहीं जीता जा सकता। मूल सवाल बेहद सरल हैं, उनके जवाब हैं तो सरल हैं या हैं ही नहीं। अगर सब चंगा सी है तो रिकॉर्ड बेरोजगारी क्यों है? क्यों मेक इन इंडिया, पीएलआई जैसी योजनाओं के बावजूद निर्यात बढ़ नहीं रहा? क्यों सरकार पर रिकॉर्ड स्तर का कर्ज है? क्यों महंगाई की मार से हर वर्ग की कमर टूट रही है? क्यों आत्महत्या के कारण किसानों की मौतें रुक नहीं रही हैं? ये माना कि कोविड है, ये माना कि रूस यूक्रेन युद्ध है तो ग्रोथ पर असर पड़ेगा, तो ये कहिए ना, ये ना कहिए कि गजब की तरक्की हो रही है। जब 9 साल में अपूर्व विकास हुआ है तो फिर क्यों सरकार को मुफ्त राशन की योजना की मियाद बार बार बढ़ानी पड़ रही है? और अब तो पीएम गरीब कल्याण योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में मर्ज कर दिया गया है, यानी कि अब 81 करोड़ लोगों को अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा। 9 साल में अभूतपूर्व विकास हुआ है तो पूर्व में चल रही मुफ्त योजनाओं पर ही पब्लिक निर्भर क्यों है? 81 करोड़ की आबादी कितनी है? इसे रुक कर सोचिएगा तो समझिएगा कि यह आधी आबादी से ज़्यादा है। अगर सरकार ऐसा मानती है कि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी 2 वक्त की रोटी जुटाने लायक भी नहीं कमा रही, तो कैसी तरक्की?